हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्जाम चैनल। आप देख रहे हो हम एक सीरीज और पजल की एक पूरी सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पूरा पार्ट देखा होगा, तब आप इस वीडियो पे आ रहे होगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, क्योंकि ये अब ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हो चुके हैं। तो हमने एक बेसिक लेवल से चालू किया था, एक बेसिक अप्रोच बताई थी, और भी कई सारे पॉइंट्स थे, कई सारी चीजें थी। जब तक वो चीजें नहीं क्लियर होंगी तब तक शायद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि हम धीरे धीरे लेवल अप कर रहे हैं, बड़े ही स्लोली तरीके से। तो अब हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे आज। तो आप खुद, अगर जिसने पहला पार्ट देखा होगा, पहले के सारे पार्ट देखेंगे, तो वो अच्छे से समझ जाएगा कि हमने कितने आराम से और कितने मतलब स्मूथ तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा लेवल आज अप है। सेम सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हमने लास्ट पार्ट में किया था, आज हम सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट ही कर रहे हैं। बस थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, तो आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा, आप एक नई चीजें सीखोगे। क्लियर? तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, आप क्वेश्चन रीड करेंगे। तरीका आपको पता ही होगा। तरीका कैसा है कि हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, क्लू नोट करते जाएंगे। एक बार क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया, सारे क्लू नोट हो गए, क्वेश्चन साइड में हटा दोगे आप। आपको क्वेश्चन के ऊपर फिर नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, बड़े होते हैं। 2 बार क्वेश्चन पढ़ना मतलब टाइम वेस्ट करना, बार बार क्वेश्चन में जाना मतलब टाइम वेस्ट करना, और ये सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की। तो आप एक बार सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, आप क्लू नोट कर लो सारे शॉर्ट फॉर्म में, तो जिससे आपको क्वेश्चन में दोबारा ना जाना पड़े। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन सेम तरीका मैं भी यूज करूंगा। ठीक है, सेम तरीका, जिससे आप जस्ट कुछ नहीं, आप बस कॉपी करो ना, आप तरीका सिर्फ कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, आपकी सारी जो दिक्कतें हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में, वो सब दूर हो जाएंगी। देखिए, 7 पीपल ABCDEFG। अब देखिए, ए से जी कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। जी 7 नंबर पे आता है, तो जाहिर सी बात है ए से जी के बीच में कितने लोग होंगे? तो ए से जी कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। ठीक है, सिटिंग इन अ सर्कल। ठीक है, कहां बैठे हैं? एक सर्कल में बैठे हुए हैं। हम एक सर्कल बना लेंगे, ये सर्कल में बैठे हुए हैं। कितने लोग थे? 7 लोग थे। क्लियर? तो ये देखिए, ये बनाया, बैठा दिया मैंने 2 लोगों को, ये फिर बैठाया मैंने 4 लोगों को, और देखिए 4 के बाद ये मैंने बैठा दिया 6 लोगों को। अब एक किसी पर्सन को और बैठाना, तो कहीं पे भी आप बैठा दो इसको। एक ये देखो यहाँ पे बैठा दिया मैंने। क्लियर? ठीक है, अब मैंने कहा था कि जब भी सिटिंग अरेंजमेंट आए या फिर जब भी पजल आए, तो आपका जो बेसिक डायग्राम होता है ना, क्योंकि अभी तो आप सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आपने तो अभी बेसिक डायग्राम बनाया है, एक तरह से मैं कहूं कि स्ट्रक्चर बना दिया आपने कि हाँ यहाँ पे हमें बैठाना है लोगों को। कहीं पे भी मान लीजिए 2 चीजें संभव नजर आ रही हूँ आपको, कहीं पे भी आपको 2 चीजें संभव नजर आ रही हूँ एक ही चीज में, मतलब एक ही केस में आपको 2 चीजें संभव नजर आ रही हूँ, तो आप क्या करोगे उस केस में? जैसे मैंने कहा कि ए और बी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप ए को यहां बैठाओ, ठीक है, बी को यहां बैठाओ। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है ए और बी के बीच में 2 लोग बैठ गए, लेकिन आप ये बताइए कि एक पॉसिबिलिटी तो और भी हो सकती है ना, कि ए और बी के बीच में 2 लोग यहाँ पे भी तो बैठ जाएंगे। अगर मैं बी को यहाँ बैठाता हूं तब भी तो ए और बी के बीच में 2 लोग बैठेंगे, तो 2 पॉसिबिलिटी बनी ना। तो मान लीजिए कभी क्वेश्चन में ऐसा कह दिया कि ए और बी के बीच में 2 लोग बैठ रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे? एक ही डायग्राम में तो आप 2 लोगों को 2 जगह प्लेस तो नहीं करोगे। क्लियर? तो इसलिए हम क्या करते हैं, आप भले उसकी जरूरत ना पड़े, भले आप डायग्राम बनाए वो आपका खाली छूट जाए, भले जरूरत नहीं पड़े। कितना टाइम लगना है एक सर्कल खींचने में? ये ऐसा सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पे ये मैंने बैठा दिया 2, 2 4, 2 6, और ये मैंने 7 लोगों को बैठा दिया। क्लियर? बस छोटा सा डायग्राम आप बना लीजिए। ठीक है, मेन तो आपका ये, क्योंकि जरूरी है कि आपने जो बनाया पहला जो बनाया है वही सही निकले। हो सकता है जो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी है उस केस में आपका सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो, पहले वाले केस में ना सॉल्व हो, ये भी हो सकता है। तो होगा क्या कि जब आप पहली पॉसिबिलिटी लेके चले और पहली पॉसिबिलिटी में मान लीजिए आंसर नहीं आया, तो आपका तो टाइम वेस्ट हो गया। अब आप फिर दूसरा डायग्राम बनाओगे, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चलोगे, तो बार बार क्यों करना? साथ में ही लेके चलना है पॉसिबिलिटी, साथ में ही लेके चलिए। अगर पॉसिबिलिटी आती है तो आप यूज करिए, अगर पॉसिबिलिटी नहीं आती तो मत यूज करिए, पड़े रहने दीजिए इसको। क्लियर? ठीक है, कौन सा उसमें पैसा लग रहा है आपको डायग्राम बनाने में, ना ही ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। ठीक है, बस 2-3 सेकंड का फर्क आता है, लेकिन वो 4-5 मिनट बर्बाद होने से अच्छा है कि 2-3 सेकंड हम इन्वेस्ट कर दे अच्छी चीज में। क्लियर? अब देखिए, अब मैंने क्या कहा था कि हम स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे, क्लू नोट करते जाएंगे। कोई भी स्टेटमेंट हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, बार बार हम क्वेश्चन में नहीं लौटेंगे। हम एक बार पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ उसके बाद फिर हम सिर्फ क्लू से ही अपना जो है डील करेंगे, क्वेश्चन से डील नहीं करेंगे। देखिए,
लिखा हुआ है 5 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर व्हाइल 2 ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट द सेंटर। कह रहा है कि इसमें जो 5 लोग हैं वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो उसको या तो आप वर्ड में लिख दो सेंटर, ठीक है, या तो आप वर्ड से लिख दो सेंटर। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सेंटर लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, जो कि सच बात है, ठीक है, क्योंकि सेंटर आप लिखोगे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ऐसे अगर आप एरो बना दोगे तो इसमें कम टाइम वेस्ट होगा। क्लियर करें, 2 लोग बचे तो 2 लोग किधर देख रहे हैं, सेंटर से दूर, सेंटर से दूर देख रहे हैं। अब इसमें से कौन है, ठीक है, ये हमें नहीं पता। फिर देखिए, फिर लिखा हुआ है सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, और लिखा हुआ है कि आगे भी पढ़िए पूरा स्टेटमेंट आप जब पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि बोथ और फेसिंग द सेंटर, ठीक है, ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान क्लू हो गया। अगर यहाँ पे हमें सी और डी की फेसिंग नहीं दी हुई होती तब थोड़ा हमारे लिए जो है 2 पॉसिबिलिटी फिर बन जाती, क्योंकि क्या पता हमें कि सी किधर देख रहा है, डी किधर देख रहा है, क्योंकि फेसिंग इनसाइड और फेसिंग आउटसाइड दोनों केस में जो डायरेक्शन होती है पर्सन की वो अलग अलग होती है। अगर पर्सन अंदर की तरफ देख रहा है तो उसका लेफ्ट राइट कुछ और होगा, ठीक है, अगर यही पर्सन बाहर की तरफ देखने लग गया तो इसका जो है लेफ्ट राइट वो है जो है कुछ और हो जाएगा। इसलिए जो है ये हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता। तो यहां पे दिया हुआ कि सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी मतलब डी, और डी के थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में कौन है, सी, तो सी सिट्स थर्ड लेफ्ट टू द डी। क्लियर, ये हमने कर लिया। लेकिन अब बताइए अगर सी और डी की फेसिंग नहीं दी हुई होती, जैसे यहाँ पे तो कह दे कि इनसाइड है, मतलब इनसाइड मतलब ऊपर की तरफ है, तो हमें पता है कि अगर ऊपर की तरफ पर्सन देख रहा है तो उसका लेफ्ट यही होगा। अगर डी ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसका लेफ्ट तो यही होगा, ये हो गया लेफ्ट। ये जैसे ऊपर की तरफ अगर देख रहा है कोई नॉर्थ की तरफ तो उसका लेफ्ट राइट क्या होगा, ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, मतलब जो आपका राइट वही उसका भी राइट, जो आपका लेफ्ट वही उसका भी लेफ्ट। क्लियर, तो ये हमने पहला क्लू नोट कर लिया, ठीक है, क्या कि सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। लेकिन अगर यहाँ पे फेसिंग नहीं दी हुई थी तब फिर हम क्या करते, तब 2 केस बनते, क्योंकि हमें नहीं पता था कि डी कहां देख रहा है। तो अगर डी ऊपर देख रहा है यानी डी अंदर की तरफ देख रहा है तो तब तो ये बनेगा, लेकिन डी अगर बाहर की तरफ देख रहा होता, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ देख रहा होता, या मैं कहूँ कि नीचे की तरफ देख रहा होता, तब ये वाली पॉसिबिलिटी बनती, 2 पॉसिबिलिटी बन जाती। लेकिन यहाँ पे हमें क्लियर है कि दोनों ऊपर ही देख रहे हैं, मतलब दोनों सेंटर की तरफ ही देख रहे हैं। जब मैं ऐसा एरो बनाऊंगा तो आप कंसीडर करोगे कि ऐसा एरो मतलब फेसिंग इनसाइड, ऐसा एरो मतलब फेसिंग आउटसाइड। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, ये इनसाइड और ये जो हो गया आउटसाइड, ठीक है, ये इनसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए। क्लियर, पहला क्लू हमने नोट कर लिया। अब देखिए मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना तो ये सारी चीजें विद इन सेकेंड्स वाली चीजें हैं। क्लियर, फिर देखिए E इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ D नॉर C। कह रहा है कि E जो है D का इमीडिएट नेबर भी नहीं है और C का भी इमीडिएट नेबर नहीं है, तो E जो है कभी भी C के साथ नहीं आएगा और E जो है कभी भी D के साथ भी नहीं आएगा। ये निगेटिव कंक्लूजन, और मैंने ये भी बता रखा है कि निगेटिव कंक्लूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हिंट है वो जो होता है निगेटिव कंक्लूजन ही होता है। ये हमारे बहुत काम में आता है, पॉजिटिव हिंट से ज्यादा काम में आता है। क्लियर, कैसे काम में आएगा अभी आप देखेंगे। फिर देखिए लिखा हुआ है द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ, ठीक है, कह रहा है कि एक पर्सन जो है, एग्जैक्टली एक पर्सन जो है, ठीक है, वो डी और एफ के बीच में बैठा हुआ है, इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, और वो जो पर्सन है जो कि डी और एफ के बीच में बैठा हुआ है ना, वो किधर देख रहा है, सेंटर से अपोजिट, मतलब सर्कल के बाहर देख रहा है। वो डी और एफ के बीच में एक पर्सन को बैठा दो, डी और एफ के बीच में एक पर्सन को बैठा दो। अब जरूरी नहीं डी और एफ के बीच में पर्सन ऐसे ही बैठेंगे, हो सकता है कि एफ इधर आ जाए, डी इधर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैंने ये 2 ना नोट करके मैंने क्या बताया था, जब इंटरचेंजिंग वाली पॉसिबिलिटी बने तो आप किसी भी क्लू के नीचे ऐसे एरो लगा दो, तो इससे आप समझ जाओगे कि इंटरचेंज हो सकते हैं ये दोनों। अब कह रहे हैं कि जो डी और एफ के बीच में, जो एकदम बीच में जो बैठा हुआ है वो फेसिंग आउटसाइड, मतलब वो जो है सर्कल के बाहर की तरफ देख रहा है, फेसिंग आउटसाइड है उसकी। क्लियर, अब डी और एफ के बीच में वो कहाँ पे आएगा ये हमें क्लियर नहीं है, मतलब डी और एफ का बीच मतलब क्या होता है कि हो सकता है डी यहाँ हो, एफ यहाँ हो और ये इसके बीच यहाँ पे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि डी के बाद एक पर्सन हो, इधर एफ के पहले एक पर्सन हो और बीच में ये यहाँ पे बैठा हो, कुछ भी हो सकता है। बीच में वो कहाँ पे है अभी ये क्लियर नहीं है, तो ये चीज हम जो है कोई एज्यूम नहीं करेंगे कि नहीं डी और एफ ही होगा, डी और एफ के बीच में सिर्फ यही बस बैठा हुआ है। अब देखिए
फिर लिखा हुआ है G sits third to the right of A and G is facing the center। अब यहाँ पे एक चीज और आसान कर दी कि G की फेसिंग दे दी और कह रहा है कि G sits थर्ड टू द राइट ऑफ A। तो A का राइट हम किधर कंसीडर करेंगे, क्योंकि G तो A के राइट में बैठा है, तो A का राइट हम किधर कंसीडर करेंगे। जब हमें फेसिंग ही नहीं पता तो हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन जा रही हैं। तो देखिए A का राइट ये भी हो सकता है, कौन सा राइट है, A का G सिट्स थर्ड टू द राइट, मतलब थर्ड राइट है, तो फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, G यहां भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए A, ये किस केस के लिए है, जब A जो है इनसाइड देख रहा है। अगर मान लीजिए A आउटसाइड देख रहा है, यानी आउटसाइड देख रहा है, तो उस केस में जो A का राइट है वो क्या हो जाएगा, A का राइट इधर हो जाएगा, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, यहाँ पे रख दिया हम G को। और कह रहा है कि जो G है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, मतलब G जो है सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, इनसाइड द सेंटर। क्लियर। तो ये दो केस हो सकते हैं, दो में से कुछ भी हो सकता है, अभी हमें क्लियर नहीं है। फिर कह रहा है कि वन ऑफ बीज नेवर इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। कह रहा है कि बी का कोई एक पड़ोसी जो है वो सेंटर से अपोजिट देखेगा। ठीक है, बी का कोई भी एक पड़ोसी, ठीक है, बी का कोई भी एक पड़ोसी, अब वो पड़ोसी इधर भी हो सकता है, अब वो बी पड़ोसी इधर वाला भी हो सकता है। तो बी का कोई भी एक पड़ोसी किधर देख रहा होगा, सेंटर से अपोजिट। तो सेंटर से अपोजिट मतलब आउटसाइड देख रहा होगा, मतलब ऐसा मैंने एरो लगा दिया। क्लियर। तो ये सारे हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमने ये सारे क्लू नोट कर लिया। बेहतरीन तरीके से क्लू नोट किया है हमने, हमें दोबारा क्वेश्चन पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें हमने लिख ली हैं क्वेश्चन में दी हुई एक एक इंफॉर्मेशन। क्लियर। अब हम जाएंगे अपने इस प्लॉट पे, और इस प्लॉट पे हम क्लू से क्लू कनेक्ट करेंगे और अपनी जो है पहेली सॉल्व करेंगे। क्लू से क्लू कैसे कनेक्ट करते हैं, पहली चीज तो मैंने बता दी कि ऐसा क्लू उठाना है जो एक कुछ चीज डिफाइन कर रहा हो, जो श्योर बता रहा हो कि हाँ निश्चित ये चीज होगी। दूसरी चीज मैंने ये कहा था कि अगर ठीक है चलो डिफाइन ना हो रहा हो, ठीक है, हो सकता है ऐसा क्लू दिया हो कि जहां पे डिफाइन नहीं हो रही हो कुछ चीजें, लेकिन फिर हमें ये कोशिश करनी है, सेकंड चीज हमें ये सोचना है कि जो ज्यादा से ज्यादा जो प्लेस कवर कर रहा हो। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से एक कंक्लूजन ऐसा है जो डिफाइन भी कर रहा है, हमें एक पर्टिकुलर एक चीज डिफाइन कर रहा है, और साथ ही साथ वो जो है ज्यादा से ज्यादा प्लेस कवर कर रहा है। वो कौन है, ये वाला कंक्लूजन। ठीक है, 1 2 3 4 4 प्लेस कवर हो जाएंगे एक साथ, और हमें पक्का श्योर भी है डी और सी की फेसिंग भी क्लियर है, तो इससे ज्यादा चीजें डिफाइन कर रहा है ये वाला क्लू, तो ये वाला क्लू हम पहले यूज करेंगे। क्लियर। अब देखिए दो पॉसिबिलिटी जो मैंने बताई थी उसका इंपॉर्टेंस मैं बताता हूं। देखिए यहां पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है, यहां पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है क्योंकि डी और एफ इंटरचेंज हो सकते हैं। यहां पे भी दो पॉसिबिलिटी बन रही है, यहां पे भी दो पॉसिबिलिटी बन रही है, मतलब आप देख रहे हो कि कोई चीजें अभी क्लियर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपको दो डायग्राम बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी बने, तो आप दोनों डायग्राम को साथ में लेके चलोगे। ये चीज क्लियर है। अब देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो सी और डी को पुट कर देता हूं। मैंने कहा था कि पहला वाला जब आप कंक्लूजन पुट करते हो तो आप फर्स्ट पर्सन को कहीं पे भी पुट कर दो, क्योंकि सीक्वेंस और फेसिंग मैटर करता है सिटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, आपका पोजीशन नहीं मैटर करता। पोजीशन सी की पोजीशन यहां भी हो सकती है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर सी के बाद ई है तो सी के बाद फिर ई ही आएगा। क्लियर। और इधर सी के बाद ए है तो सी के बाद ए ही आना चाहिए, बाकी सी जो है कहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो पोजीशन नहीं मैटर करती, मैटर क्या करता है, सीक्वेंस और फेसिंग मैटर करता है। तो देखिए सी को जैसे मान लो हम यहां पे बैठा देते हैं, और हमें पता है सी किधर देख रहा है, इनसाइड देख रहा है, तो ये हमने सी को बैठा दिया इनसाइड। ठीक। अच्छा, अब कंफ्यूज नहीं होना आप कि यहाँ एरो ऊपर लगाए थे, यहाँ नीचे की तरफ क्यों लगा रहे हैं। एरो ऊपर और नीचे से मतलब नहीं है, ऊपर का एरो मतलब इनसाइड, नीचे का एरो मतलब आउटसाइड। तो ये इनसाइड देख रहा, तो मैं देखिए सेंटर ये है, तो सेंटर के इनसाइड मतलब सेंटर की तरफ देख रहा है ये सी। क्लियर। अब सी का जो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट है वो कौन है, डी है। तो देखिए सी का राइट क्या होगा, सबसे पहले तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी चीज फेस कर रहा है सेंटर की तरफ, कोई भी पर्सन एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में अगर वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो जो राइट होता है वो क्या होता है, राइट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है हमेशा। उसकी पोजीशन फिर कोई भी हो, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये चीज क्यों कर दी थी हमने, अगर आप राइट लेफ्ट समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ज्यादा आसान होता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करना। अब देखिए सी से हम एंटी क्लॉकवाइज आएंगे पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ये होगा। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरे नंबर पे हमने किसको बैठा दिया, डी को बैठा दिया, और डी की भी फेसिंग क्लियर है किधर, सेंटर की तरफ। तो ये वाला कंक्लूजन हमने यूज कर लिया, इसमें हम क्रॉस बना देंगे या फिर कोई भी ऐसा मार्क कर देंगे जिससे हमें पता चल जाए कि ये वाला कंक्लूजन हमने यूज कर लिया है। अब सेम यही चीज मैं इस पे भी रख दूंगा, सी फेसिंग सेंटर, डी फेसिंग सेंटर।
क्लियर, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो डिफाइन है पर्टिकुलर, तो यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी वाली बात ही नहीं, तो हमने दोनों जगह सेम रख दिया। अब आप कहोगे 2 बार क्यों बना रहे हैं, अभी आप देखोगे आगे तो चीजें समझोगे, ठीक है, क्यों 2 बार हम बना रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखना है आपको इसीलिए। फिर देखिए, अब मैंने कहा था कि ऐसा कंक्लूजन आपको नेक्स्ट उठाना है जो इस सी या डी से कनेक्ट हो रहा हो, जो आपके प्लॉट में 2 वेरिएबल आ गए, सी आ गया, डी आ गया, अब सी या फिर डी से जो क्लू कनेक्ट हो रहा हो आप उसको उठाओ पहले, ठीक है, क्योंकि पहली से पहली आप कैसे सॉल्व करते हो, क्लू से क्लू मिलाते जाते हो। तो देखिए सी और डी से कौन सा क्लू कनेक्ट हो रहा है, सी और डी से जो है ये डी से कनेक्ट हो रहा है, सी से यहां कोई क्लू नहीं कनेक्ट हो रहा है, यहां पे एक क्लू जरूर कनेक्ट हो रहा है, बोल रहा है कि ई के आगे मतलब ई का पड़ोसी सी नहीं होगा और डी का पड़ोसी ई नहीं होगा, लेकिन ये निगेटिव कंक्लूजन है। तो पहले हम पॉजिटिव कंक्लूजन तो देख ले, जब हमारे पास पॉजिटिव है तो निगेटिव क्या जरूरत करेंगे, यूज तो निगेटिव भी आएगा, निगेटिव ही हमें सबसे ज्यादा मेन दिक्कत में फिर बचाता है, लेकिन हमारे पास जब है पॉजिटिव कंक्लूजन तो हम उसको यूज कर लेते हैं। फिलहाल पॉजिटिव के लिए ये कह रहा था कि जो डी और एफ का जो एकदम सेंटर वाला बंदा है वो सेंटर के बाहर देख रहा है, ठीक है। अब बताइए अगर डी और डी और एफ के बीच में सेंटर हमें बैठाना हो तो देखिए अगर डी मान लीजिए यहां है तो हम एफ को कहां रख सकते हैं, ठीक है, जिससे एक सेंटर में कोई पर्सन आ जाए। तो अगर हम एफ को यहां रखते हैं तो एफ को हम कहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, ठीक है। तो डी और एफ का सेंटर वाला पर्सन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। एफ को यहां तो हम रख नहीं सकते, अगर एफ को हम यहां रखते हैं, मान लो अगर एफ को हम यहां रखते हैं तो फिर सेंटर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर एफ को हम यहां रखते हैं तो इनका क्या हो जाएगा, मतलब सेंटर सॉरी डी और एफ का सेंटर क्या हो जाएगा, डी और एफ का क्या हो जाएगा सेंटर, ये वाला पर्सन हो जाएगा। अगर एफ को हम यहां रख सकते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और कहां रख सकते हो आप एफ को, और कहीं नहीं रख सकते, ठीक है, यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, और कहां रख सकते हो आप, एक जगह यहां रख सकते हो, ये 3 जगह आप एफ को रख सकते हो। अब देखिए 3 जगह आप एफ को रख सकते हो ना, तो 3 पॉसिबिलिटी बनी। तो देखिए हमने तो एक ही बनाते, लेकिन अभी हम एक और बना लेंगे क्योंकि 3 पॉसिबिलिटी यहां पे बन रही है, तो 3 चीजें हम जो है यहां पे रखेंगे, ठीक है। तो देखिए एक पॉसिबिलिटी मैं और ड्रॉ कर लेता हूं, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, 1 2 ये 4, ठीक है, 6 हो गए और ये 7। अब देखिए सी को मैंने यहां बैठाया इनसाइड, डी को मैंने यहां बैठाया इनसाइड, ठीक है। अब देखिए अलग अलग केस में अलग अलग मैं एफ को पोजीशन रखूंगा। इस केस में मैंने एफ की पोजीशन ये रख दी, ठीक है, और डी और एफ के जो एकदम एग्जैक्टली मिड वाला जो पर्सन है वो बाहर की तरफ देख रहा है, तो ये मैंने इसको दिखा दिया सेंटर से बाहर, ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। इस केस में मैं एफ को यहां रख देता हूं, एफ को यहां रख देता हूं, और डी और एफ का जो एकदम सेंटर आएगा, डी और एफ का जो सेंटर आएगा वो ये वाला आएगा बंदा। तो और ये देख कहां रहा है, ये आउटसाइड देख रहा है, कौन है बंदा ये नहीं पता, लेकिन डायरेक्शन जरूर बता रहा है क्लू के, ये वाला क्लू हम यूज कर रहे हैं, इसको भी हम हटा देंगे। तीसरा मैंने कहा क्या बताया था, एफ की पोजीशन ये पॉसिबल हो सकती है। अब इसका जो डी और एफ के बीच वाला पर्सन है वो कहां देखेगा, सेंटर के बाहर देखेगा, ये हो गया, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी बन गई, ये वाला क्लू भी हमने यूज कर लिया। अब देखिए डी सी और एफ, अब हम कोशिश करेंगे कि डी सी और एफ से कोई क्लू कनेक्ट हो, तो देखिए करते हैं, ठीक है। सी से भी कनेक्ट हो रहा है, डी से भी कनेक्ट हो रहा है, कह रहा है कि सी और डी के साथ कभी भी ई नहीं आएगा, डी और सी के साथ कभी भी ई नहीं आएगा। तो देखिए इधर ई नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि सी के साथ ई नहीं आएगा, इधर तो ई वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे एफ पहले ही बैठा हुआ है। ई यहां भी नहीं आएगा क्योंकि डी का पड़ोसी हो जाएगा, ई यहां भी नहीं आएगा क्योंकि डी का पड़ोसी हो जाएगा। तो ई के लिए सिर्फ कौन सी जगह बच रही है, सिर्फ यही वाली जगह बच रही है, मजबूरन हमें बैठाना पड़ेगा यहाँ पे। इस केस में देखिए ई नहीं यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि डी का पड़ोसी हो जाएगा, ई यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि डी का पड़ोसी हो जाएगा, ई यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि डी सी का पड़ोसी हो जाएगा, ई यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे भी सी का पड़ोसी हो जाएगा। मतलब ई को हम कहीं नहीं बैठा पा रहे, सिर्फ एक जगह बच रही है, लेकिन यहाँ पे एफ ऑलरेडी बैठा हुआ है। इसका मतलब एक चीज अब देखिए क्लियर हो गई कि ये वाली पॉसिबिलिटी इसका मतलब गलत है। अब मैंने कहा ना कि ये जो तरीका है ये इतना एक्यूरेट तरीका है कि कैसे कुछ भी अगर माइनर से भी गलती हो रही होगी ना आपको खुद पता चल जाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज जो ये तो हो गया इस वाली अप्रोच का फायदा, दूसरी चीज क्या, पॉसिबिलिटी बनाने का फायदा। पॉसिबिलिटी आपने बनाई, अब देखिए अब पॉसिबिलिटी आपने बनाई, देखिए पॉसिबिलिटी कैंसिल भी हो गई, मतलब अब ये वाली पॉसिबिलिटी जो है गलत हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है, तो इस पे अब हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ इन दोनों पे हम काम करेंगे। क्लियर?
ठीक है। तो अगर आप पॉसिबिलिटी नहीं बनाते तो सोचो कितनी बड़ी गलती हो जाती है आपसे। क्लियर। अब ये तो ठीक है, कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि जो आपने थर्ड वाली पॉसिबिलिटी बनाई थी वो गलत हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि सबसे पहले जो आप बनाए हो वही गलत हो जाता है। क्लियर। अब देखिए, अब ई को हम यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पे कर सकते हैं, ई यहाँ पे नहीं आएगा, ई यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि डी का पड़ोसी हो जाएगा। या ई यहाँ पे तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे एफ बैठा हुआ है। ई यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि सी का पड़ोसी हो जाएगा। तो ई के लिए सिर्फ यही एक जगह बच रही है, इस केस में भी ई को हमने यहाँ बैठा दिया। तो ये देखिए, ये वाला भी कंक्लूजन हमने यूज कर लिया। ठीक है, ये वाला कंक्लूजन भी हमने यूज कर लिया, ये वाला कंक्लूजन भी हमने यूज कर लिया। क्या कि सी और ई पड़ोसी नहीं होंगे, डी और ई कभी पड़ोसी नहीं होंगे, और जो कि हमने दिखा दिया। क्लियर। अब देखिए, अब आते हैं हम नेक्स्ट। क्वेश्चन में कह रहा था कि ए का जो थर्ड राइट है वो जी है, ए का जो थर्ड राइट है वो जी है। आप देख रहे हो कि जी की फेसिंग क्या है, इनसाइड, ऊपर का एरो मतलब इनसाइड, लेकिन इस वाले पर्सन की फेसिंग किधर है, आउटसाइड, मतलब जी यहां पे नहीं आएगा ना। एक चीज तो क्लियर होगी, जी यहां पे नहीं आएगा। इस केस में जी यहां पे नहीं आएगा तो मतलब कोई और आएगा यहां पे। ठीक है, जी नहीं आएगा तो कोई और आएगा। ये मैं इधर क्रॉस लगा देता हूं। क्लियर। एक चीज क्लियर होगी, जी यहां पे नहीं आएगा। दूसरी चीज कह रहा था कि जो ए का जो थर्ड राइट है वो जी है। अब ए किधर देख रहा है ये हमें नहीं पता, ए की फेसिंग हमें नहीं पता, लेकिन फेसिंग अब हम ए की बड़े आराम से पता कर पाएंगे। कैसे, देखिए, ए यहां बैठ पाएगा, प्लेस्ड है ऑलरेडी, ए यहां पे नहीं बैठेगा, ए यहां पे नहीं बैठ पाएगा, ए को हम यहां बैठा सकते हैं। ए का अगर हम माने, अब हम ए को यहां बैठा दिए, ठीक है, अब हम मानते हैं कि चलो ए जो है सेंटर की तरफ देख रहा है, तो ए का जो थर्ड राइट होगा वो क्या होगा, ए का थर्ड राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, यहां पे बैठाना पड़ेगा हमें जी को मजबूरन। लेकिन कह रहा था कि देखिए, मैंने यहां पे नोट कर लिया कि जी यहां पे नहीं बैठेगा, मतलब ए को हम यहां बैठा तो सकते हैं लेकिन फेसिंग इनसाइड नहीं कर सकते। क्लियर। अब मान लीजिए अगर ए की फेसिंग हम आउटसाइड कर देते हैं तो इस केस में ए का राइट क्या होगा, ये होगा, क्योंकि फेसिंग आउट के केस में क्या होता है, जो राइट होता है वो क्लॉकवाइज होता है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहां पे आप देख रहे हो कि ऑलरेडी डी बैठा हुआ है तो जी को तो नहीं बैठा सकते यहां पे। तो एक चीज क्लियर हो गई ना कि ए यहां पे नहीं बैठेगा, ए यहां पे नहीं बैठेगा। अब देखिए, अब ए के लिए और कोई सी पोजीशन बची, ये बची, चलो ए को मान लो हमने यहां पे बैठा दिया, और ए को यहां पे बैठाते हुए पहले तो मैं इसको इनसाइड चलो मान लेता हूं कि चलो ये इनसाइड है। अब अगर ए इनसाइड है तो इसका राइट कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसा चलेगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सी बैठा हुआ है तो जी तो वहां पे बैठा नहीं सकते, तो मतलब ए यहां पे बैठ तो सकता है, शायद बैठ सकता है, बट फेसिंग इनसाइड तो नहीं होगी। फेसिंग आउटसाइड चलो दिखा देते हैं। तो फेसिंग आउटसाइड दिखाने के बाद इसका जो राइट होगा वो किधर होगा, मैंने कहा था राइट मतलब फेसिंग आउटसाइड के केस में क्लॉकवाइज। तो देखिए, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, लेकिन एफ बैठा हुआ है ऑलरेडी, तो ये भी गलत है, मतलब ए यहां पे भी नहीं बैठ पाएगा। क्लियर हो गई चीजें। ठीक है। अब देखिए, अब ए के लिए कौन सी जगह बची, सिर्फ यही एक जगह बची, ए के लिए सिर्फ यही एक जगह बची। अब यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन था कि ये जो पर्सन है वो बाहर की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे हमें दो पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। अब ए अगर बाहर की तरफ देख रहा है तो इसका जो राइट होगा वो क्लॉकवाइज होगा, मतलब राइट मतलब इधर, ये क्लॉकवाइज। तो देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो मतलब जी कहाँ पे आना चाहिए, जी यहाँ पे आना चाहिए, और जी की फेसिंग क्लियर थी, क्या, जी की फेसिंग क्लियर है, क्या है, इनसाइड है। क्लियर हो गई ये चीज। यही चीज अगर हम इस वाले में करें, यही चीज अगर हम इस वाले में करें तो सेम चीज शायद रिपीट हो। देखिए, आप ए को कहां बैठा सकते हो, ए को यहां बैठा सकते हो, लेकिन अगर आप ए को अंदर दिखाए तो फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट यहां भी नहीं आ सकता, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, यहां भी जी नहीं आ सकता, तो ए को तो आप यहां नहीं बैठा सकते। चलो ए को यहां बैठाते हैं, ए को यहां बैठाते हुए फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, ई बैठा हुआ है पहले ही, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, एफ बैठा हुआ है ऑलरेडी, मतलब इस केस में भी ए कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, और फेसिंग आउटसाइड है, मतलब थर्ड राइट, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट। अब आप देख रहे हो कि थर्ड राइट में ई पहले से बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जी को बैठाना चाहिए, तो ई पहले से बैठा हुआ है तो जी तो बैठेगा नहीं, जबरदस्ती तो करना नहीं है। तो इसका मतलब हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी क्या हुई, गलत हो गई ना। क्लियर। तो ये देखिए, इससे पता चलता है हमें पॉसिबिलिटी कैसे गलत होती। तो पॉसिबिलिटी आप भले 6 पॉसिबिलिटी बना लो, 10 पॉसिबिलिटी बना लो, जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनेंगी उतनी जल्दी पॉसिबिलिटीज कैंसिल होंगी। ये शायद ही किसी ने बताया हो आज तक, लेकिन मैं बता रहा हूं आज कि अगर आप जितने से ज्यादा, आप कोई से भी पजल उठा के देख लो, कोई सा भी सिटिंग रूल अरेंजमेंट उठा के देख लो, अगर कभी भी जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है उनके कैंसिल होने का जो ड्यूरेशन रहता है वो
जल्दी रहता है, मतलब जल्दी कैंसिल हो जाती है वो। अगर पॉसिबिलिटीज कम बन रही हैं तो थोड़ी देर बाद पॉसिबिलिटीज के लिए कैंसिल होती है। जैसे देखिए आपने यहाँ पे 3 ही पॉसिबिलिटी बनी थी, ठीक है, तो एक वाली तो तुरंत पहले ही नंबर पे चली गई, दूसरी वाली जो है अब जाके कैंसिल हुई, जबकि अब हमें सिर्फ एक ही बंदे को रखना है यहाँ पे, ठीक है, तो ये होता है। क्लियर। फिर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन सेट ऐसा ही होता है ना कि क्वेश्चन आपसे टाइम उतना ही मांगता है जितना उसको चाहिए, ठीक है। अब ये है कि क्वेश्चन अगर आसान है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा वहां पे क्रिएट होंगी, क्वेश्चन टफ है तो पॉसिबिलिटी कम वहां पे क्रिएट होंगी। क्लियर। अब देखिए, अब हमारे पास सिर्फ एक खाली प्लेस बची, तो हमें जरूरी एक खाली प्लेस बचा है तो हम एक ही को बैठाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा था बी बच रहा है, बी को बैठा देंगे यहाँ पे, लेकिन हमें ध्यान देना, अब तो बी को तो हमने यहाँ पे बैठा दिया, लेकिन आप देख रहे हो कि सबकी फेसिंग क्लियर होगी, सिर्फ इसकी और इसकी फेसिंग नहीं क्लियर है, इसकी और इसकी फेसिंग नहीं क्लियर है, तो हम बी की फेसिंग अभी नहीं क्लियर कर पाएंगे, ई कर पाएंगे, क्योंकि कह रहा था जो बी का इमीडिएट पड़ोसी था, बी का एक तो कोई इमीडिएट पड़ोसी वो बाहर की तरफ देखेगा, आउटसाइड देखेगा, ये वाला पड़ोसी तो अंदर की तरफ देख रहा है, ये वाला पड़ोसी बचा तो इसको हम बाहर की तरफ दिखा देते हैं, ये बाहर की तरफ देख लिया। अब बी की फेसिंग कैसे डिसाइड करेंगे, इस वाले क्लू से। कह रहा था कि 5 बंदे इनसाइड देख रहे हैं, तो कितने लोग इनसाइड देख रहे हैं, 1 2 3, अभी 3 ही लोग इनसाइड देख रहे हैं, मतलब 2 लोगों को हमें और इनसाइड दिखाना पड़ेगा। तो हम किसको किसको इनसाइड दिखा सकते हैं, एफ को दिखा दो, आप बी को दिखा दो, क्योंकि बाकी सबकी फेसिंग तो पहले से डिफाइन हो गई है। तो 1 इनसाइड, 2 इनसाइड, 3 इनसाइड, 4 इनसाइड, 5 इनसाइड, तो 5 लोग इनसाइड देख रहे हैं, 2 लोग आउटसाइड देख रहे हैं, कौन, ए और ई। अब ये हमारा बन गया फाइनल अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट के आधार पे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर बड़े ही आराम से दे सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि कौन सा युग्म, मतलब कौन सा पेयर जो है अपोजिट है, सेंटर से अपोजिट है, तो आप देख सकते हो ए और ई जो है सेंटर से अपोजिट है, ए और ई जो है सेंटर के अपोजिट देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर लिखा हुआ कि हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए का सेकंड लेफ्ट कौन है, तो ए का सेकंड लेफ्ट कौन हो जाएगा, ए बाहर देख रहा है तो लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ए का सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट बी, तो बी हो जाएगा, मतलब राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। फिर कह रहा है कि हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो ई का इमीडिएट लेफ्ट कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा, मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार अगर अरेंजमेंट सही बन गया ना तो क्वेश्चन तो फिर सॉल्व होना ही है, फिर क्वेश्चन सॉल्व जैसा करने जैसा कुछ रहता नहीं है, सिर्फ आपको जो है टिक मार्क करना रहता है, बस हो गया। मेन जो टाइम है वो अरेंजमेंट बनने में, तभी तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में ज्यादा नंबर देता है, ज्यादा स्कोर देता है, क्योंकि एक भले आप 3 मिनट लगा लो, भले आप 2.5 मिनट लगा लो, 1.5 मिनट लगा लो, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि साथ साथ में 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाते हैं तुरंत, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, थोड़ा सा और लेवल अप करेंगे। अगर आपने प्रीवियस पार्ट देखे होंगे तो एक चीज जरूर आपको ये चीज आभास हुई होगी कि बहुत धीरे धीरे हम लेवल अप कर रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है, और कुछ ना कुछ हर एक क्वेश्चन से नया सीखने को मिल रहा है, सबसे अच्छी बात ये है। तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम और अगली सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल के साथ मिलेंगे। अगर कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत हुई हो, किसी भी तरह का कैसा भी इशू हो, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। आपको किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह का रिलेटेड, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी ऐड हो सकते हैं, ठीक, कहीं पे भी कुछ भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कुछ भी अगर सीखने को मिला हो, नया सीखने को मिला हो, या फिर कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, तो आप जरूर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आपने एक कोई वीडियो देखी, फिर दूसरी देखी, फिर तीसरी देखी, ऐसे करते करते ना, क्योंकि YouTube बहुत बड़ा मार्केट है, YouTube पे आपको 50 वीडियो, सैकड़ों, लाखों वीडियो मिल जाएंगे किसी एक टॉपिक पे, ठीक है, लेकिन देखना कौन सा है, किसको देखना है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो अगर आपने कोई चीज देखा, आपको अगर अच्छी लगी, तो आप फिर बस आप उसको देखते चलिए, फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। क्लियर। हाँ, अगर आपको ये चीज श्योर होना है कि हो सकता है इससे बेटर हमें मिले, तो आप बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, आप ट्राई करिए, आप दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, इस तरह से करते करते आप 10 देखिए, फिर आप खुद चूज करिए कि मेरे हिसाब से कौन सा अच्छा है, ठीक है। तो अगर आपके हिसाब से अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा था, ठीक है, ये अप्रोच अगर आपको अच्छी लगी, तो आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग के लिए या फिर मैथ्स के लिए अच्छे से अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स, अच्छे से अच्छा अप्रोच। और हमारा टारगेट ये रहता है कि सबसे बढ़िया जो
हमारा एम है, सबसे मेन जो एम है हमारा वो ये है कि एक्यूरेसी सबसे अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट एम है वो ये है कि टाइम कम लगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सिर्फ एक्यूरेसी और टाइम को लेके इस दो प्रिंसिपल में हम काम करते हैं। ओके, थैंक यू।